हेलो एंड वेलकम टू लर्न विथ हेमास क्लास। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7 का मराठी सब्जेक्ट और उसका लेसन नंबर 10 पंडिता रमाबाई। पंडिता रमाबाई लिखा है डॉक्टर अनुपमा उजगरे ने, जो कि प्रसिद्ध लेखिका है और बहुत ही अच्छी राइटर है। इन्होंने सांगी और पश्चात जैसे पोएम्स लिखे हैं, कलेक्शन ऑफ पोएम्स है ये दोनों बुक जो है, सांगी और पश्चात, दैट इज काव्य संग्रह। चांदन चूरा एक बहुत ही अच्छा इनका ललित लेख है, दैट मीन्स अ गुड पीस ऑफ राइटिंग। पंडिता रमाबाई, लक्ष्मीबाई टिळक, विष्णु शास्त्री चिपळूणकर, ये जो कुछ है इन्होंने बायोग्राफीज लिखी है, दैट इज चरित्रात्मक लेखन, ये इन्होंने लिखे हैं। तसेच महाराष्ट्राच्या खाद्य संस्कृती कोश प्रसिद्ध, खाद्य संस्कृति दैट मीन्स फूड कल्चर का डिक्शनरी इन्होंने लिखा है, वो भी बहुत प्रसिद्ध है। अगर पंडिता रमाबाई के बारे में ये बात करते हैं तो उन्होंने कहा है कि पंडिता रमाबाई का जो जीवन है वो बहुत ही संघर्षमय जीवन है, दैट इज फुल ऑफ स्ट्रगल्स। ऐसा जीवन उन्होंने जिया है, पूरी जिंदगी स्ट्रगल किया है और इसी स्ट्रगल के दौरान उन्होंने दूसरे लेडीज लोगों के जीवन को सुखी बनाने के लिए, जो लेडीज तकलीफ में थे, दुख में थे, जो परेशानी में थे, उनकी लाइफ को अच्छा करने के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। तो इतर स्त्रियांच्या आयुष्यात नंदनवन फुलवणाऱ्या दैट मीन्स खुशी के दीपक जलाने वाली पंडिता रमाबाईंचे प्रेरणादायी वर्णन, बिल्कुल एक इंस्पायरिंग डिस्क्रिप्शन यहाँ पे उन्होंने किया है रमाबाई का, इस प्रस्तुत पाठ से हमें पता चलता है। तो इससे पहले कि मैं चैप्टर को स्टार्ट करूं बच्चों, जो एक नॉर्मल चीज मैं आपको कहती हूँ, एक लाइक करना है वीडियो को, क्योंकि मैं डेफिनेटली जानती हूँ आपको मेरे वीडियो ज़रूर पसंद आते होंगे और यूज़फुल भी बहुत होंगे। और अगर आप मेरे वीडियो के लिए नए हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। और इसके क्वेश्चन आंसर्स की लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इसके क्वेश्चन आंसर्स ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कोलकाता शहरात देशभक्त आनंद मोहन यांनी स्त्रियांसाठी जी खास सभा बोलावली होती ती भारतातील स्त्रियांची पहिली सभा होती। दैट मीन्स कोलकाता शहर में एक देशभक्त जो है आनंद मोहन नाम के, उन्होंने एक स्त्रियों की दैट इज वुमेन्स की एक सभा बुलाई थी। सभा इन द सेंस असेंबली, एक मीटिंग टाइप आप बोल सकते हो, ऐसी रखी थी उन्होंने अपने यहाँ पे। और ये जो मीटिंग थी, वुमेन्स की मीटिंग थी, ती भारतातील स्त्रियांची पहिली सभा होती, वुमेन्स की पहली सभा थी, पहली ऐसी असेंबली थी। पंडिता रमाबाईंना त्यावेळी बंगाली भाषा येत नव्हती। पंडिता रमाबाई को उस वक्त, क्योंकि वो जब कोलकाता में दे रहे थे तो कोलकाता मीन्स टोटली बंगाली, लेकिन उन्हें बंगाली भाषा नहीं आती थी, म्हणून त्यांनी मायबोलीसारखा सराव असलेल्या संस्कृत भाषेतून भाषण केले। और इसीलिए उन्होंने अपने एकदम मदर टंग जैसी प्रैक्टिस में रहने वाली, उस वक्त संस्कृत भी काफ़ी बोला करते थे लोग, संस्कृत का उनका टीचिंग लर्निंग संस्कृत में हुआ करता था। तो माय बोली सारखा, माय बोली इज मदर टंग, तो जस्ट लाइक अ मदर टंग, सराव असलेल्या, सराव मतलब इन प्रैक्टिस जो थी उनकी भाषा, मतलब जिसमें वो ज़्यादा बातें करती थी या ज़्यादा इंटरेक्शन करती थी, वो संस्कृत भाषा थी। तो ऐसे सराव असलेल्या संस्कृत भाषेतून भाषण केले। क्योंकि उन्हें बंगाली नहीं आती थी तो उन्होंने संस्कृत भाषा में अपना भाषण दिया। लेकिन कोलकाता में दिया था तो ऑलमोस्ट सभी लोग बंगाली थी, तो हो सकता है उन्हें संस्कृत नहीं आती हो, इसीलिए वहाँ पर एक ट्रांसलेटर भी रखा गया था, जो ओरली जो भी रमाबाई कह रही थी वो ट्रांसलेट कर रहे थे बंगाली भाषा में, यानी संस्कृत से बंगाली भाषा में ट्रांसलेट कर रहे थे। तो बंगालीतून त्याचा अनुवाद त्यावेळी करण्यात आला है ना, उस वक्त उनका ट्रांसलेशन किया गया। स्त्रियांची पहिली सभा, पहिली स्त्री वक्ता व सादर करण्यात आलेला पहिलाच मौखिक अनुवाद ही त्या सभेची वैशिष्ट्ये ठरली। दैट मीन्स स्त्रियांची पहली सभा, एक तो सबसे पहले वुमेन्स की ये फर्स्ट एवर असेंबली थी पूरे इंडिया में, कहा जाए तो पहली स्त्री वक्ता और पहली ही स्पीकर जो लेडी स्पीकर थी। आज से पहले कभी भी कहीं पर लेडी स्पीकर नहीं थे, सब जेंट्स ही थे, मेल्स ही थे, लेकिन ये एक पहली थी लेडी जो एक स्पीकर थी। स्पीकर ओरेटर, वक्ता मीन्स ओरेटर कहते हैं, जो स्पीच देते हैं ना, जो बोलते हैं उन्हें, तो वो एक स्त्री ही थी, यानी रमाबाई। व सादर करण्यात आलेला पहिलाच मौखिक अनुवाद, और उस वक्त जो प्रेजेंट हुआ था फर्स्ट एवर ओरल ट्रांसलेशन, नहीं तो नॉर्मली ट्रांसलेशन रिटन वर्क में होता है, ओरली कम होता है, तो उस वक्त प्रेजेंट किया गया वो पहला ओरल ट्रांसलेशन, ये इस सभा की
कुछ स्पेशलिटीज़ थी। वैशिष्ट्य मतलब कुछ स्पेशलिटीज़ रहे। तो आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं ना, वेब, फिल इन द वेब, सभाची वैशिष्ट्ये, कोलकात्यात ठरणारी सभाची वैशिष्ट्ये। तो सबसे पहला क्या वैशिष्ट्य है? स्त्रियांची पहिली सभा, पहली स्त्री वक्ता, ये दूसरा है, और मौखिक अनुवाद, पहला मौखिक अनुवाद, ये 3 जो है सभा की वैशिष्ट्य थे। स्त्रीला शिक्षणापासून वंचित ठेवले जात असताना एक परप्रांतातील परभाषक स्त्री महाभारतकालीन संदर्भ देऊन स्त्रियांच्या सभेत प्रबोधन करते, ही घटनाच फार आगळी वेगळी होती। तो अगर देखा जाए तो स्त्रीला शिक्षणापासून वंचित ठेवले जात असताना उस वक्त जो वुमेन्स का कंडीशन था, जब ये टाइम है जो वुमेन्स का जो कंडीशन था, उस वक्त वुमेन्स को एडुकेशन नहीं दिया जाता था। दे वर नॉट गिवन एडुकेशन, उनको उस एडुकेशन से दूर रखा जाता था, वंचित रखा जाता था। डिप्राइव्ड यू कैन से इन इंग्लिश, इफ वंचित को हम एक वर्ड देना चाहे तो इंग्लिश में। एक परप्रांतातील परभाषक स्त्री महाभारतकालीन संदर्भ देऊन स्त्रियांच्या सभेत प्रबोधन करते, ही घटनाच फार आगली वेगली होती। तो ऐसे टाइम पर जब लेडीज लोगों को एडुकेशन दिया ही नहीं जाता था, वुमेन्स को एडुकेशन से दूर रखा जाता था, ऐसे टाइम पर एक पर प्रांतातील, प्रांत मतलब प्रदेश, प्रोविंस हम बोल सकते हैं, पर मतलब डिफरेंट, अदर, दूसरे जगह से, तो एक दूसरे जगह से आई परभाषक, दूसरे भाषा की एक लेडी, स्त्री है ना, वो बंगाली तो नहीं जानती थी और पुणे शहर से वो आई थी वहां पर। तो एक पर प्रांत की लेडी, दूसरी भाषा की लेडी महाभारत कालीन का संदर्भ दे रही है, मतलब एक हमें रेफरेंस दे रही है महाभारत के समय का, वुमेन्स का, और स्त्रियांच्या सभेत प्रबोधन करते, और जो वुमेन्स है उनको वो वहां पे प्रेजेंट कर रही है, प्रबोधन करती है मतलब अवेकनिंग करती है, वुमेन्स को अवेकन कर रही है उनके कंडीशन से, उनको इम्प्रूव करना चाहिए ये उनको बता रही है, ही घटनाच फार आगली वेगली होती। मतलब ऐसे टाइम पर वुमेन्स के अवेकनिंग के लिए ये स्पीचेस हो रहे हैं, ये चीज़ ही बहुत ही आगली वेगली, यानी कि ये बहुत ही अजीबो गरीब हम बोल सकते हैं, इन आइसोलेशन, दूर दूर तक ऐसा किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो ये इस चीज़ का मतलब है। आई वडील व बंधू यांच्या निधनानंतर एकटे जगणे किती कठीण आहे हे अनुभवल्यावर रमाबाईंनी विवाह करण्याचे ठरले। अब उनके जो मम्मी थे, पापा थे, वो और जो भाई थे, ये सबका डेथ हो गया था। तो इन सभी के डेथ के बाद में अकेले जिंदगी बिताना कितना डिफिकल्ट है, ये उनको एक्सपीरियंस हो गया था। अनुभवल्यावर मीन्स एक्सपीरियंस्ड, ऑन एक्सपीरियंसिंग, रमाबाईंनी विवाह करण्याचे ठरवले, उन्होंने शादी करने का डिसिजन लिया। अतिशय विद्वान वकील म्हणून ख्याती असलेल्या बिपिन बिहारी मेधावी यांच्याशी ती रीतसर विवाहबद्ध झाल्या। तो उन्होंने किनसे शादी की थी? बहुत ही विद्वान यानी नॉलेजेबल पर्सन, वकील थे वो, लॉयर म्हणून ख्याती असलेल्या, ख्याती मतलब एक बहुत ही जाने माने फेमस वकील के, फेमस थे वो वकील, नोन पर्सन थे, ऐसे बिपिन बिहारी मेधावी ये उनका नाम था, यांच्याशी त्या रीतसर विवाहबद्ध झाल्या, और इनके साथ उनकी शादी जो है बिल्कुल एकदम रीति रिवाज के साथ में, रीतसर मीन्स विथ ऑल द राइट्स एंड रिच्युअल्स, विवाहबद्ध झाल्या, टायर्ड इन मॅरेज। त्यावेळी त्यांचे वय 22 वर्षांचे, म्हणजे त्यावेळच्या रूढींच्या दृष्टीने फारच वाढलेले होते। तो जब उनकी शादी हुई थी उस वक्त उनकी एज थी 22 ईयर्स की। 22 ईयर्स उस वक्त लेडी के लिए, एक वुमेन के लिए 22 ईयर्स तक अनमैरिड रहना, मतलब शादी नहीं होना, और 20 बहुत लंबा समय होता है। उस वक्त तो कैसे बाल विवाह माना जाता था, तो बचपन में ही लड़कियों की शादी कर दी जाती थी। तो 22 ईयर्स तक उन्होंने शादी नहीं की थी। तो एट द एज ऑफ 22 जब उन्होंने शादी की, तो ये सभी लोगों के लिए उस वक्त के रीति रिवाज के हिसाब से बहुत ही लेट था, बहुत बड़ी उम्र की लेडी ने शादी किया था, ऐसा हो गया था। विवाहानंतर 2 वर्षाच्या आतच बिपिन बापूंचे निधन झाले। अब विवाह के बाद में 2 साल के अंदर ही बिपिन बाबू का यानी उनके हस्बैंड का डेथ हो गया, निधन झाले, डेथ हो गया। महाराष्ट्रातील सुधारकांच्या विनंतीवरून रमाबाई आपल्या तान्ह्या मुलीला घेऊन पुण्यात आल्या। तो महाराष्ट्र के जो सोशल वर्कर्स उन्होंने रिक्वेस्ट किया रमाबाई को कि आप अपने बच्ची को लेकर यहाँ पुणे आ जाइए। तो वो उनको लेकर
आपली छोटीशी बच्ची तान्ह्या, तान्ह्या मीन्स एकदम स्मॉल, मुलीला घेऊन पुण्यात आल्या. त्यांच्या पहिले व्याख्यान न्यायमूर्ती रानडे यांच्या घरी झाले. तो उनका जो पहला स्पीच था, व्याख्यान मतलब स्पीच, तो वो न्यायमूर्ति रानडे, न्यायमूर्ति इन द सेंस जज, न्यायमूर्ति यानी जज कहेंगे, इनके घर पे उनका पहला स्पीच वहाँ पर पुणे में हुआ. फिर उसके बाद में तिथेच प्रत्येक आठवड्यात एकेका घरी त्यांचे व्याख्यान व्हावे असे ठरले. फिर वहीं पर ऐसा डिसाइड किया गया था कि हर एक के घर में एक एक हफ्ते में एक एक के घर में ऐसे स्पीच वो देंगी. आठवड्यात मीन्स वीक, एकेका घरी यानी एक एक के घर पे जाके, सभी के घर पे जाएगी. त्यांचे व्याख्यान व्हावे असे ठरले और उनके व्याख्यान वहां पे होंगे, स्पीच होंगे. अब उस वक्त बाई माणूस मतलब एक वुमेन बोलते तरी कशी, है ना. उस वक्त किसी ने देखा नहीं था किसी वुमेन को ऐसा स्पीच देते हुए. सभी लोग मेन ही देते थे कभी भी स्पीच. तो एक वुमेन कैसे स्पीच देती है ये देखने की क्यूरियोसिटी सभी में थी. हे पाहण्याची उत्कंठा इज क्यूरियोसिटी प्रत्येक पुरुषाला लागली होती. हर एक पुरुष को, मैन को वहां पर ये क्यूरियोसिटी थी कि वो लेडी कैसी बोलती होगी. व्याख्यानाला येणाऱ्याने आपल्यासोबत घरातल्या एका स्त्रीला आणल्याशिवाय प्रवेश मिळणार नाही, अशी पंडिता रमाबाईंच्या व्याख्यानांच्या निमंत्रण पत्रिकेत एक अटच घातलेली असे. अब ये जितने भी व्याख्यान स्पीचेस वो देते थे तो वो निमंत्रण देते थे, इनविटेशंस देते थे सभी के घर में. और उन इनविटेशंस में क्या लिखा हुआ होता था कि अगर आपको स्पीच देखने सुनने आना है तो आपको आपके साथ अपने घर की किसी एक लेडी को साथ में लेकर आना होगा. विदाउट अ वुमेन विथ यू देयर विल बी नो एंट्री फॉर यू. यानी कि अगर आपको व्याख्यान सुनना है, आपको आना है, प्रवेश एंट्री चाहिए, तो आपको एक लेडी को अपने साथ में, अपने घर की एक लेडी को अपने साथ में लाना होगा. तो अशी आठवण, ये जो एक रिमेम्बरेंस है किसी एक लेडी ने वहां पर, जिन्होंने कभी ये इनका स्पीच अटेंड किया था, ये उन्होंने बताया है. जो आई थी आपल्या सासऱ्याबरोबर यानी अपने ससुर के साथ में वो आई थी. सभेला गेलेल्या काशीबाई कानिटकरांनी लिहून ठेवली आहे. काशीबाई कानिटकर उनका नाम था. तो इन लेडी ने ये बताया है, उन्होंने लिख के रखा है अपनी डायरी में कहीं कि ये ऐसा उनके शर्त लिखी हुई है इनविटेशन कार्ड पे कि अगर आप किसी लेडी को लेकर आओगे साथ में तो ही आपको व्याख्यान सुनने के लिए एंट्री मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी. तो वो उनका व्याख्यान सुनने के लिए लोग अपने अपने घरों की लेडीज को लेकर आते थे. तो पंडिता रमाबाई का जो मकसद था कि लेडीज लोगों तक अपनी बात पहुंचानी है, तो वो वैसे ही पूरी हो रही थी. स्त्रियांनी शिकवले पाहिजे, त्यासाठी आपल्या मातृभाषेचे अचूक ज्ञान प्राप्त केले पाहिजे. अब उनका कहना था कि लेडीज को पढ़ना भी चाहिए और पढ़ाना भी चाहिए. शिकले पाहिजे व शिकवले पाहिजे. पढ़ना चाहिए, शिकले मीन्स पढ़ना चाहिए, और वह शिकवले मतलब पढ़ाना चाहिए. और उसके लिए उन्होंने उनसे यही एक अपील की है कि मातृभाषा का अचूक ज्ञान प्राप्त करो. मातृभाषा दैट इज मदर टंग. और उस वक्त मदर टंग यानी कि जो भी बोली वो बोलते थे वो उनकी मातृभाषा थी, उसका ज्ञान एकदम अच्छे से उनको होना चाहिए, ये उन्होंने उनको कहा. शिक्षिका म्हणून उभ्या राहण्यासाठी स्त्रियांना प्रोत्साहन म्हणून शिष्यवृत्त्या दिल्या पाहिजेत, अशी शिफारस त्यांनी हंटर कमीशनकडे केली. अब उन्होंने वहां पर उस वक्त जब हंटर कमीशन थे तो हंटर कमीशन के पास में उन्होंने क्या कमांड किया, क्या रिकमेंड किया. वहां पर सिफारिश करना मतलब रिकमेंड करना. उन्होंने ये बात कही कि जो शिक्षिका है, जो टीचर्स है, उन लोगों को एज ए टीचर खड़े होने के लिए, हेल्प करने के लिए स्कॉलरशिप्स दी जाए. कि अगर कोई टीचर, लेडी टीचर आ रही है पढ़ाने के लिए तो उन्हें रुपए दिए जाए, पैसे दिए जाए. स्टिपेंड भी हम बोलते हैं इस चीज को. तो शिक्षिका म्हणून उभ्या राहण्यासाठी स्त्रियांना प्रोत्साहन म्हणून शिष्यवृत्तियां दिला पाहिजेत. उनको एक प्रोत्साहन मिलेगा, एनकरेजमेंट मिलेगा लेडीज लोगों को कि हाँ हम कमा रहे हैं, हम सेल्फ डिपेंडेंट हैं. इस हिसाब से उन्हें ये दिया जाए शिष्यवृत्तियां मीन्स स्कॉलरशिप बोल सकते हो, स्टिपेंड बोल सकते हो, जो उनको काम करने के बदले में मिलती है. तो ऐसे देने से क्या होगा, ज्यादा पार्टिसिपेशन होगा वुमेन्स का. इसीलिए यही बात उन्होंने हंटर कमीशन के पास में कही थी. अनाथ अपंग विधवा
अशा स्त्रियांची सेवा करून त्यांना स्वावलंबी जीवन जगता यावे यासाठी कार्य करण्याचा आपला निश्चय रमाबाईंनी पुणे, मुंबई, अहमदाबाद इथल्या पुढाऱ्यांना व धनवानांना कळवला. अभी उनको क्या करना था, अनाथ जितने भी जो ऑर्फिन लेडीज थी, वुमेन्स थी, जिसके माँ बाप नहीं है, कोई नहीं है जिनका, अनाथ, ऑर्फिन, अपंग, अपंग मीन्स जिसके हाथ पांव नहीं है, डिसेबल्ड या किसी भी तरीके से वो डिसेबल्ड है, जैसे आंखें नहीं होती है किसी की, किसी के हाथ पैर बराबर काम नहीं करते, या जो भी प्रॉब्लम है, शारीरिक प्रॉब्लम. विधवा मीन्स अ विडो. तो इस तरह की सभी जो लेडीज थी उनकी सेवा करना, उनको सेल्फ डिपेंडेंट, स्वावलंबी बनाना, सेल्फ डिपेंडेंट बनाना, यानी कि वो किसी पे डिपेंड ना हो अपने लाइफ के लिए, उनको स्वावलंबी जीवन जगता आवे, मतलब सेल्फ डिपेंडेंट होके वो लाइफ अपनी जिए. इसके लिए उन्होंने कार्य किया है. रमाबाई ने कार्य करने का निश्चय किया था. पुणे, मुंबई और अहमदाबाद यहाँ के जितने भी लीडर्स, पुढ़ारी मीन्स लीडर्स, व धनवानाना, और जितने भी वेल्दी पीपल है, इन सभी को ये बात उन्होंने बता दी डंके की चोट पे कि मैं ऐसे लेडीज लोगों की हेल्प करने वाली हूँ और मैं करूंगी. और मैं इसलिए उन्होंने जगह जगह पे, जैसे पुणे है, मुंबई है, अहमदाबाद है, यहाँ पर जाके उन्होंने मीटिंग्स ली थी. हा विचारच काही ना पटला नाही. लेकिन जब रमाबाई ने ये उन लोगों तक अपना मैसेज पहुंचाया तो उनमें से कई लोग ऐसे थे जिनको ये विचार जमा ही नहीं. तो उन लोग क्या कहते थे की पण अशा कार्याची समाजाला काही गरज आहे. हा विचारच काही ना पटला नाही. मतलब ऐसे काम की हमारे समाज को कोई जरूरत ही नहीं है. तो ये चीज काफी लोगों को अच्छी नहीं लगी. एका उदार गृहस्थाने 10,000 रुपये देऊन त्या रकमेत रमाबाईंनी त्यांचे 40,000 रुपयात होणारे काम करून दाखवावे अशी अट घातली. तो ऐसे कई लोग आते हैं ना, देखो काम, जब कोई अच्छा काम करता है तो उसको हेल्प करने वाले कम रहते हैं और उनके बीच में टांग अड़ाने वाले ज्यादा रहते हैं. तो ऐसा ही एक उदार गृहस्थ यानी कि दिल खोलकर पैसा देने वाला, लेकिन देखो उसके काम उल्टे हैं. तो एक उदार गृहस्थ जो है उसने 10,000 रुपये दिए और उनसे कहा कि 40,000 रुपये में जो काम हो सकता है वो काम तुम 10,000 रुपये में करके बताओ. ऐसी शर्त उसने रखी. तो ऐसे भी लोग थे उस वक्त जो उनके काम में दखल अंदाजी करते थे या उनको परेशान करने की कोशिश करते थे. मला भारतातील सर्व स्त्रियां सारख्याच आहेत. अब रमाबाई का क्या कहना था, वो कहते थे कि भारत की सभी स्त्रियां मेरे लिए एक जैसी हैं. जेथपर्यंत माझ्या शरीरात रक्ताचा एक बिंदू मात्र आहे तेथपर्यंत आपल्या स्त्री जातीचे कल्याण व सुधारणा करण्याच्या कामापासून मी पराणमुख होणार नाही. वो कहती है कि जब तक मेरे शरीर में खून का एक कतरा भी है तब तक मैं स्त्री जाति के कल्याण के लिए और उनको सुधारने के लिए, यानी बेटरमेंट एंड इम्प्रूवमेंट लाने के लिए जो काम कर रही हूँ उससे मैं कभी भी अपना मुंह नहीं मोड़ूंगी. परांडमुख होणार नाही, दैट मीन्स आई विल नेवर गिव अ बैक टू इट. उससे कभी अपना मुंह नहीं मोड़ूंगी. स्त्री जातीचे सुधारणा करण्याचे व्रत मी धारण केले आहे. अब वो कहती है कि स्त्री जाति की सुधारणा करना है मुझे और इसकी मैंने कसम खाई है कि ये मैं करके ही रहूंगी. रमाबाईंच्या या उद्गारावरून त्यांना ऐकूनच स्त्री जातीविषयी किती अपार प्रेम होते आणि त्यांचे दुःख दूर करण्याविषयी किती तळमळ होती हे दिसून येते. यानी रमाबाई के जो ये उद्गार है, कौन से उद्गार, ये जो लाइन्स है उनकी, स्त्री जातीची सुधारणा करण्याचे व्रत मी धारण केले आहे. तो ये जो उद्गार है, जो त्यांना ऐकूनच, वो सुनके ही, ये लाइन्स हम सुनके ही स्त्री जाति विषयी किती अपार प्रेम होते. मतलब ये लाइन सुनकर ही हमें पता चल जाता है कि रमाबाई को स्त्री जाति यानी वुमेन जो कम्युनिटी है उनके लिए कितना प्यार है, वुमेन कम्युनिटी के लिए, और उनके दुख दूर करने के लिए कितनी उनके अंदर तळमळ है, डिजायर है, हे दिसून येते. ये हमें दिखकर आता है. रमाबाईंची कन्या मनोरमा परदेशातून ब्रेल लिपी शिकून आल्यामुळे अंध स्त्रियांच्याही शिक्षणाची सोय झाली. अब जो रमाबाई की डॉटर थी ना, जो मनोरमा, वो उसको फॉरेन कंट्री में भेजा था उसने पढ़ने के लिए. तो वो भी परदेश से जो है ब्रेल लिपि सीख कर आई थी. ब्रेल लिपि यानी जो ब्लाइंड लोग जो पढ़ते हैं ना, ब्रेल स्क्रिप्ट, लिपि मीन्स स्क्रिप्ट,
जो ब्लाइंड लोगों के लिए यूज होती है। तो ये ब्रेल लिपि सीख कर आई थी। तो ये जो है ब्रेल लिपि जो ब्लाइंड वुमेन्स है उनके लिए हेल्पफुल थी, उनको सिखाकर वो उनकी हेल्प कर सकती थी, उनके एडुकेशन में काम आई थी ये। पंडिता रमाबाईंनी मुक्ती मिशनची स्थापना केली। अब पंडिता रमाबाई ने मुक्ति मिशन की भी स्थापना करी है। मुक्ति मिशन एक जिसके अंदर वुमेन्स का इमेंसिपेशन, फ्रीडम हम बोलते हैं, हर बंधन से मुक्ती, वैसा। मुक्ती मिशन मध्ये जुजबी शिक्षण देऊन मुलींना स्वावलंबी करत असतानाच रमाबाईंनी एक एक लहान उद्योग व्यवसाय सुरू केले। अब मुक्ति मिशन में क्या था, ये लोग एक जुजबी शिक्षण मतलब एक बेसिक शिक्षण, बेसिक एजुकेशन हम बोल सकते हैं कि कोई भी काम करने के लिए जो कम से कम चीजें आपको नॉलेज में होनी चाहिए आपके, वैसा एजुकेशन आपको दिया जाता है कि इतने से हमारा काम चल जाएगा, हम कुछ कर पाएंगे। तो जुजबी, उसको बोलते जुजबी शिक्षण देऊन मुलींना स्वावलंबी करत असतानाच रमाबाईंनी एक एक लहान उद्योग व्यवसाय, तो ऐसा देते हुए भी उन्होंने मतलब एक बेसिक एडुकेशन तो दे ही रहे थे, बेसिक स्किल तो वो लोग समझा ही रहे थे, सिखा ही रहे थे लेडीज लोगों को। उसके साथ साथ ही उन्होंने छोटे छोटे उद्योग व्यवसाय भी चालू कर दिए। जैसे क्या, केळीच्या सोपट्यापासून टोपल्या बनवणे। केळीच्या सोपट्यापासून जो लीव्स होती है, पील्स होती है, जो बनाना पील्स और ट्री के, उसमें से टोपलियां, बास्केट्स बनाना। देन वाखाच्या दोऱ्या वळणे, जो जूट के जो रोप्स होते हैं उनको ट्विस्ट करना। वेताच्या खुर्च्या विणणे, बैम्बू ट्री, बैम्बू जो होता है उसकी चेयर्स बनाना। फिर लेस बनाना, स्वेटर बनाना, मोजे, ये सब वीव करना, लेस, स्वेटर, मोजे, मोजे यानी सॉक्स, वीव करना। देन गाय बैलांचा खिल्लार, जहां पर गाय बैलों को रखा जाता है, पाला पोसा जाता है या उनको चराने के लिए लेके जाते हैं, वो चीज को भी उन्होंने ध्यान दिया। शेळ्या मेंढ्याची चरणी, शेळ्या इज गोट्स, शी गोट, एंड मेंढिया मतलब वो शीप जो वूल वाली होती हैं, इनकी चरणी मतलब इनको ग्रेजिंग के लिए लेके जाना। म्हशींचा गोठा, म्हशींचा गोठा यानी बैल, बफेलो, बुलक्स हम बोल सकते हैं, बुलक्स, बफेलोज, नॉट बुलक्स, बफेलोज, यांचा गोठा, गोठा मतलब इनको संभालना। दूध दूबते, दूध धूपते मतलब मिल्किंग करना, मतलब जो गाय बैल है इनको संभालना और उनका दूध निकालना और दूध बेचकर अपना अर्निंग करना। कुक्कुट पालन, कुक्कुट पालन मतलब पाउल्ट्री हम बोल सकते हैं, जो हेन्स वगैरह पालते हैं ना, वो होता है। सांडपाणी मैल्यापासून खत, सांडपाणी मतलब सीवेज, गटर का पानी है ना, सांडपाणी मैल्यापासून, गटर के पानी का जो गंदगी होता है, डर्ट होता है, उससे खत बनाना, खत यानी मैन्योर। भांड्यावर नावे घालने, भांड्यावर यानी वेसल, भांडा, भांडा यानी वेसल, बर्तन, उसके ऊपर नाम लिखना। भांड्याना कलही करने, एक कलही करके कोटिंग करके हम चढ़ाते हैं बर्तनों पे, तो वो किस तरीके से चढ़ाई जाती है, करी जाती है। जैसे नॉर्मली हम वेजिटेबल्स वगैरह बनाने हैं, एल्यूमिनियम की कढ़ाई होती है, तो उसके ऊपर कुछ कोटिंग की रहती है, अंदर से होती है, तो ताकि उससे फूड जो है हमारा खराब ना हो, तो या किसी चीज का कोई रिएक्शन ना हो, उसको बोलते कलही करने। हाथ मागावर कापड़ सतरंजिया विणने, हैंडलूम पे हाथ से कपड़े और सतरंजी वीव करना। क्लॉथ, सतरंजिया जो बिछाने के लिए हम यूज करते हैं वो वीव करना। घाण्यावर तेल काटने, जो गिरनी होती है उसमें ना गोल 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 घूम के तेल निकालते हैं, तो वो घाण्यावर तेल काढणे। छापखान्यातील टाइप जुलवणे सोडणे, छापखाना मतलब जो प्रिंटिंग प्रेस होता है वहां पे जो लेटर्स होते हैं उनको किस तरह से एक एक जोड़ना, और चित्रे छापने, चित्र, पिक्चर्स को कैसे प्रिंट करना। कागज मोड़ने, पुस्तक बांधने, पेजेस को ब्रेक करना और पुस्तक को बांधना मतलब बुक बाइंडिंग जैसे हम बोल सकते हैं, ये वाला काम जो हम रद्दी के दुकानों पे नॉर्मली देखते हैं ये लोग करते हैं। दवाखाना चालवणे मतलब टू रन अ हॉस्पिटल, जैसे कि नर्स वगैरह होते हैं, मेडिसिन वगैरह देना करना, वो सब कैसे करते हैं। धोबी काम, तो धोबी काम यानी की कपडे धोने का काम। असे कितीतरी प्रकारचे उद्योग स्त्रियां करत, तो ऐसे कितने तो भी उद्योग यानी कि बिझनेस जो है ये लेडीज लोग करती थी। ही त्या काळी फारच नवलाईची गोष्ट ठरली। अब ये इतने सारे बिजनेस जो हमने यहाँ पे भी देखे हैं, जैसे गाय बैलों का गोठा है या शेळ्या मेंढ्याची चरणी या जो भी म्हशींचा गोठा, दूध धुपणे, कुक्कुट पालन, सांडपाणी मैल्यापासून खत, भांड्यावर नावे घालणे,
खुर्चियाँ विणने, दोरियां वळणे, टोपलियां बनवणे, कितने सारे हमने यहाँ पे अभी देखे। तो ये सारे के सारे काम जो लेडीज कर रहे थे, ये उस वक्त के लोगों के लिए एक बहुत ही नई बात थी, यूनिक बात थी कि अरे ये लेडीज कर रही है, ये काम कर रही है। 2,500 लोक बसू शकतील असे प्रार्थना मंदिर, चर्च बांधताना काटकसर म्हणून रमाबाईंनी त्याचा आराखडा स्वतःच तयार केला आणि डोक्यावर विटांचे घमेले वाहून बांधकामालाही हातभारही लावला। अभी उन्होंने एक चर्च बनवाया था, चर्च एक प्रार्थना मंदिर, प्रेयर हाउस जो बोलते हैं चर्च। तो वो कुछ उसमें कितने इंसान बैठ सकते चाहिए, 2,500, दैट इज 2,500 पीपल कुड सिट और स्टैंड एंड प्रे एट वन टाइम। ऐसा उन्होंने एक चर्च बनाया, म्हणून रमाबाईंनी त्याचा आराखडा, अच्छा काटकसर म्हणून टू सेव मनी, बहुत उन्होंने मेहनत की है पैसे बचाने के लिए। उनका जो आराखडा है, यानी कि जो पूरी प्लानिंग है, ये उन्होंने खुद ने की, तैयार केला। आर्किटेक्चर बोलते हैं ना जब ड्रॉइंग्स, ग्राफिक वगैरे, वो पूरा उन्होंने किया आणि डोक्यावर विटांचे घमेले वाहून बांधकामालाही हातभारही लावला और अपने सर पे जो ईंटों की टोकरी होती है ना, वैसा वो भर भर के लेके गए और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के काम में भी उन्होंने काफी हेल्प किया। कुठलेही काम करण्यात त्यांनी कधीच कमीपणा मानला नहीं। तो उन्होंने किसी भी काम को छोटा नहीं समझा, है ना, कि कोई भी काम करने से हम छोटा नहीं होते हैं, काम तो काम होता है। तो कभी भी कोई भी चीज के लिए उन्होंने कमीपणा की छोटापन महसूस नहीं किया। श्रम प्रतिष्ठेचा धडा त्यांनी आपल्या कृतीतून आश्रमातील मुलींना नेहमीच दिला। और श्रम प्रतिष्ठा मतलब मेहनत का इम्पोर्टेंस क्या है, ये लेसन जो है उन्होंने अपने खुद के प्रैक्टिस से वहां पर सीखने वाली लड़कियों को दिया। मतलब खुद काम किया और फिर उनको कहा कि काम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि खुद बैठी है आराम से और उनको बोलती तुम काम करो। नो, शी गेव हर ओन एग्जाम्पल दैट इफ शी कैन वर्क व्हाई नॉट दे, राइट। तो ऐसा ये धड़ा सिखाने के लिए, लेसन सिखाने के लिए उन्होंने अपने खुद के कृति से, कृति मतलब वर्क, आश्रम के लड़कियों को नेहमी उन्होंने इम्पॉर्टन्स बताई है कि लेबर का क्या इम्पॉर्टन्स है। रमाबाईंची आयुष्य म्हणजे संघर्षाची आणि संकटाची एक दीर्घ साखळी होती। अब रमाबाई का लाइफ मतलब जो स्ट्रगल उन्होंने किया है, या जो डिफिकल्टीज, संकट मतलब डिफिकल्टीज, तो स्ट्रगल और डिफिकल्टीज की एक लॉन्ग चेन है, दीर्घ इज लॉन्ग, साखड़ी इज चेन, मतलब नॉन स्टॉप डिफिकल्टीज और स्ट्रगल उन्होंने देखी है लाइफ में, पण त्या खचल्या नाहीत। लेकिन फिर भी वो बिल्कुल थके नहीं और उदास नहीं हुए। स्त्रीच्या एक व्यक्ती म्हणून विचार आणि विकास करू पाहणाऱ्या पंडिता रमाबाईंनी ह्या सहस्त्रकातील एकमेव कर्मयोगिनी व सच्शील साध्वी होत्या। मतलब स्त्री को एक व्यक्ति के रूप में देखना, स्त्री इट्स नॉट अ वुमेन, एज अ पर्सन, एक वुमेन को एज अ पर्सन के रूप में देखना, ऐसा विचार और विकास करू पाणाऱ्या, मतलब ऐसा सोचना और ऐसा कर पाना करने वाली पंडिता रमाबाई, ये एक मिलेनियम में समझो ना, एक ही कर्मयोगिनी होगी एक मिलेनियम में। सहस्त्र मतलब एक मिलेनियम, इतने सालों में एकमेव कर्मयोगिनी व सच्शील साध्वी होत्या। एकमेव कर्मयोगिनी, ये मतलब वो इकलौती ऐसी लेडीज होगी जो इन्होंने ये सब काम किए हैं वुमेन होकर, वुमेन्स के लिए। और कर्मयोगिनी यानी अपने काम करके अपने आप को प्रूव किया है। वह सतशील साध्वी यानी कि एक ऐसी लेडी जिन्होंने सारे स्ट्रगल्स, डिफिकल्टीज को फेस किया है, फिर भी हार नहीं मानी है, अपने बात पर अड़ी रही है। त्या अशा सूर्यकन्या होत्या ज्यांच्या नशिबी स्वतःच्या तेजामुळे आयुष्यात होरपळणे आले। तो वो एक ऐसी डॉटर ऑफ सन थी, सूर्यकन्या, मतलब इतना तेज था उनके अंदर, इसीलिए उसे सूर्यकन्या कहा गया है। शी वॉज नॉट एक्चुअली द डॉटर ऑफ द सन, बट शी वॉज सो ब्राइट कि सब उसे हम सूर्यकन्या कह सकते हैं अपने कामों से। अशा सूर्यकन्या होत्या, तो मतलब एक ऐसी सूर्यकन्या थी कि सूरज की किरणों से उनकी खुद की लाइफ तो जल गई, लेकिन सूरज की रोशनी से उन्होंने दूसरों की लाइफ में रोशनी कर दी, दूसरों की डार्क लाइफ में रोशन कर दी। जैसे सन हम अंधेरे को चीर कर उजाला लाता है, या सन अंधेरे को मिटा देता है और उजाला कर देता है, वैसे ही उन्होंने सन की तरह, भले उनकी खुद की लाइफ डिस्ट्रॉय हो गई हो, लेकिन सन की तरह उन्होंने दूसरों की लाइफ बहुत अच्छी बना दी है। तो ज्यांच्या नशिबी स्वतःच्या तेजामुळे आयुष्यात
होरपळणे आले, मतलब उनका जो नसीब था उनके खुद के ब्राइटनेस की वजह से, या जो भी समझो हम बोल सकते हैं कि उनके खुद के लाइफ में तो बहुत डिफिकल्टीज आ गई, एक खालीपन आ गया था, लेकिन पण त्यांनी अनेक वाळवंटी आयुष्यांचे, वाळवंटी आयुष्यांचे मतलब डेजर्ट, वाळवंटी मतलब डेजर्ट लाइफ, डेजर्टेड लाइफ मतलब सब कुछ जिसने छोड़ दिया है, या जिसने सारी उम्मीदें ही छोड़ दी है, जिसका जीवन एकदम वीरान हो गया हो, ऐसे लाइफ को उन्होंने खुशहाली में बदल दिया, ग्रीनरी में। डेजर्ट को जैसे मानो ग्रीनरी में बदल देना होता है ना, वो वाळवंटी आयुष्यांचे नंदनवन करत, यानी की डेझर्टेड लाईफ को ग्रीनरी में कन्वर्ट करके कित्येक काळोखी आयुष्याचे उजळून टाकली, और कितने ही काळोखी आयुष्य यानी डार्क लाइफ जिनके जीवन में सिर्फ अंधेरा भरा हुआ था, ऐसे डार्क लाइफ में उन्होंने उजाला कर दिया है, मतलब उनके जीवन में रोशनी लेकर आ गए हैं, उनको एक सही रास्ता दिखाया है जीने का, आत्मनिर्भर बनने का। तो ये हमारा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन खत्म हो गया। मीनिंग्स रीड कर लेते हैं। अनुवाद, अनुवाद इज भाषांतर, दैट इज ट्रांसलेशन। ख्याति इज प्रसिद्धि, फेमस। परांडमुख यानी तोंड पाठ फिरवलेला, दैट मीन्स अपनी बातों से पीछे मुड़ना या बैक कर देना किसी को, विनमुख झालेला। फिर हाथ भर लावणे यानी मदद करने, हेल्प करने। तो ये चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है। इसके क्वेश्चन आंसर्स आप डिस्क्रिप्शन बुक्स में पा सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, गुड नाइट।